नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर विचार करने जा रहे हैं जो न केवल अद्यतन है, इस वक्त एक कह सकते हैं ज्वलंत विषय है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कि ये आपके निबंध के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय चरित्र के दृष्टिकोण से एक नागरिक होने के नाते भी जानना और इसकी जो बारीकियां हैं उनको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चीन का आर्थिक बहिष्कार, इससे संबंधित बाधाएं और क्या हैं इसकी संभावनाएं, यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको कि इस प्रकार की जो भावना है चीन के सामानों का या चीन के आर्थिक बहिष्कार का, जो एक जनाक्रोश है इसको लेकर के, वो वास्तव में और ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा उत्तेजक हो गया है जब 15-16 जून की रात है ना, गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की जो दर्दनाक मौतें हुई हैं उसके बाद से। ठीक है, तो यहाँ पर एक नागरिक होने के नाते ये आवश्यक है समझना कि इसे एक उत्तेजक घटना के रूप में देखा जाए या एक इसको सोची समझी रणनीति के तहत इस पर काम किया जाए, है ना। क्योंकि चीन के उत्पाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर चल गए तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक, ठीक है, लेकिन वो अपने सस्तेपन के कारण सबसे ज़्यादा लुभाते हैं। तो हम ये बात बाद में बात करते हैं कि आखिर उनके सस्तेपन का वो जो इतने बल्क में पूरी उन्होंने कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की वो एक विनिर्माण की या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है ना, वो इस रूप में जो अपनी भूमिका निभा रहा है और इसको लेकर के उसके पास दम्भपूर्ण अभिमान भी है, तो उस पर पहले कुछ हम तथ्यात्मक बात करते हैं। जैसे कि अगर हम इस सदी की शुरुआत में देखें तो कुल मिलाकर के भारत और चीन का जो व्यापार था वो मात्र $3 अरब था, जो कि 2018 तक यानी अब तक अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 95.7 अरब डॉलर है ना, यानी मोटे मोटे कह सकते हैं कि लगभग $100 अरब का पहुंच चुका है। ठीक है ना। और इस $100 अरब में जो भारत को घाटा हो रहा है वो लगभग $60 अरब है ना, 58.04 अरब का घाटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी भारत और चीन का व्यापार है उसका 60% हम लॉस में जाते हैं, घाटे में जाते हैं। ठीक है, अगर हम आयात निर्यात के दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने अगर लगभग 76.87 अरब का आयात किया है, यानी वहाँ से सामान खरीदा है, तो जो चीन ने हमसे सामान खरीदा है यानी वो जो भारत का निर्यात है वो मात्र 18.83 अरब, यानी जो हमारा निर्यात है ना, उसका परिमाण हमारे चीन के सामानों के आयात के माध्यम से अगर हम देखें तो वो 4 गुना कम है ना। निर्यात हमारा 4 गुना कम है, या कह सकते हैं कि हमारा आयात जो है वो 4 गुना से अधिक ज़्यादा है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हम किन किन चीज़ों का आयात करते हैं और जहाँ पर हम किस प्रकार की कटौती या बहिष्कार संभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये इनमें हमने 5 चीज़ों को इसमें डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले जो विनिर्माण से संबंधित उत्पाद हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, जिसमें खेल के सामान हैं, खिलौने हैं, सोलर एनर्जी है, इसका 90% हम आयात करते हैं। जितना भी हमारी कुल खपत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की है, फार्मास्यूटिकल उत्पादों की, उसका 70% हम चीन से आयात करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 26%, दूरसंचार उपकरण 25%, टेलीविजन उपकरण 25%, स्टील 20%, न्यूक्लियर मशीनरी 18%, घरेलू उपकरण यानी जो होम अप्लायंसेज हैं वो 12%, ऑर्गेनिक उपकरण 10%। ये सब का सब हम इतनी बड़ी मात्रा में, यानी जो भारत की निर्भरता है वो इस तरह के चीनी उत्पादों में है, हमारे दैनिक जनजीवन में है ना। इसी तरह से दोस्तों ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन में जब सारी दुनिया में व्यापार वाणिज्य गिरा हुआ था, उत्पादन नहीं हो पा रहा था, तब भी जो चीन के ऐप हैं और जो उसके ऑनलाइन गेम्स हैं उससे वो चांदी काट रहा था। ठीक है ना। तो ये ऐप और ऑनलाइन गेम्स, इसका अलग से जो भुगतान है वो हमारे यहाँ से एक बड़ी मात्रा में चीन को जाता है। इसी तरह से अगर कच्चे माल के दृष्टिकोण से देखे जाएँ तो जो विद्युत मशीनरियों में प्रयोग होता है फोटोग्राफिक उपकरण के रूप में, ऑप्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो रसायन हैं, इनके क्षेत्र में कच्चे माल का भी भारत आयात करता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर FDI के रूप में, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के रूप में भागीदार होती हैं, जिनमें 2 कंपनियां बहुत बड़ी हैं, एक अलीबाबा, दूसरा टेंसेंट। अलीबाबा ने स्नैपडील में, बिग बास्केट, पेटीएम, जोमेटो, जबकि टेंसेंट ने ओला, स्विगी,
है ना, इन सभी पर अपना जो पैसा है लगा रखा है और जिसका लाभ चीन को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो शाओमी, ओप्पो, ये सब भारत में अपने उत्पादन केंद्र खोल करके हमारी जितनी भी मोबाइल हैंडसेट हैं, है ना, उनका लगभग 3/4 से अधिक जो हिस्सा है वो उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जो भारत चीनी सरकार है उसने स्टील, दवा, मोटर उपकरण, है ना, जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉनिक है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, इनके क्षेत्रों में भी चीन का निवेश है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वो हमारे सारे जनजीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ों का हम उपभोग करते हैं या आसपास के माहौल में जो चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनमें चीन की वस्तु रचे बसी, उनकी चीन की वस्तुएं, उनके सामान पूरी तरह से रचे बसे हैं। इसका मतलब वो हमारे जीवन का हिस्सा है। और शायद इसीलिए इस तनाव के दौरान जो चीन और भारत के बीच में सियाचिन के क्षेत्र में तनाव है, पूर्वी लद्दाख में, उसके दौरान वहाँ के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय हमारे उत्पादों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। इसे हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र से इस दम्भ को तोड़ना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि क्या हैं, किन कारणों से आखिर हमको माना जा रहा है कि हम चीन की वस्तुओं को लेकर के उनके ऊपर निर्भरता हमारी कम नहीं हो सकती। तो बाधाएं क्या हैं? देखिए, बाधाओं में सबसे महत्वपूर्ण एक तकनीकी बाधा है ना, कानूनी बाधा है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, कि WTO के सदस्य होने के नाते हम चीनी कंपनियों पर या चीनी आयात पर सीधे यानी सरकारी स्तर पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो स्वाभाविक है कि इसके लिए भारत सरकार को कुछ ऐसी व्यापक घोषणाएं करनी पड़ेंगी जिसमें चीन का नाम नहीं आए लेकिन उसका इफेक्ट चीन को जाए, जैसा कि भारत सरकार ने किया भी है ना। उदाहरण के लिए देखिए, जब उन्होंने कहा कि जो भी हमसे सीमा हमारी सीमा से मिलने वाली जिनकी सीमाएं हैं, ऐसे पड़ोसी देशों का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑटोमेटिक यानी FDI जो होगा वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ये चीन के लिए हमने एक बाधा खड़ी की, लेकिन चीन का हमने नाम नहीं लिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सरकारी स्तर पर हम जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना होगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उसमें बाधा दे सकते हैं, खासतौर से जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, यानी जिन पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, उनको तो निश्चित रूप से अवरुद्ध कर सकती है सरकार, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने, रेलवेज़ ने, हमारे BSNL ने, उनके तमाम जो ठेके हैं, है ना, या जो संभावित उनकी जो कह सकते हैं निविदाएं थीं, टेंडर्स थे, उनको उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। तो ये प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन ये सीमित है ना। इसको हम बहुत दूर तक नहीं सकते। इसको तो कह सकते हैं कि WTO की जो विनियमन है उससे सरकार के हाथ बंधे हैं, लेकिन ध्यान रखिए जनता के हाथ नहीं बंधे हैं। जनता जो डिमांड करती है, उस डिमांड के माध्यम से कोई भी दुनिया का कानून उसकी डिमांड को कम या अधिक होने से रोक नहीं सकता। तो इस वक्त जनता की जो भूमिका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय सरकार की भूमिका के। दूसरी महत्वपूर्ण बात तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो चीन की वस्तुएं होती हैं ये सस्ती होने के कारण और हमारी सुविधाओं के साथ जुड़ी होने के कारण, जैसे उदाहरण लीजिए, मान लेते हैं कि फ़ोन है, तो फ़ोन में हमको जिस प्रकार की भी चीज़ें चाहिए वो कम से कम दाम में वो उपलब्ध करा रहा है। इसी तरह से मान लेते हैं चार्जर है, तो चीनी चार्जर होना वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि जल्दी से ऐसा चार्जर हो जो जल्दी से चार्ज कर दे हमारे फ़ोन को, तो उन्होंने उसके लिए चार्जर प्रस्तुत कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वो हमारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए या कस्टमर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। तो ध्यान रखना होगा कि सरकार जो चीन है वो सस्ते माल क्यों उत्पादित कर पाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है उसका सस्ता श्रम। क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कम्युनिस्ट व्यवस्था है, वो भारत की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में उसे मानवाधिकार की बातें या मिनिमम वेजेस की बातों को लेकर के कोई चिंता नहीं होती ना। वो बलपूर्वक इस प्रकार का काम करवा सकता है कि कम पैसे देकर के मजदूरों से ज़्यादा घंटे, ज़्यादा समय तक काम करवा सकता है, उनकी उत्पादकता का मैक्सिमम विदोहन कर सकता है, जो किसी एक लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं होता। दूसरी बात, वो मास प्रोडक्शन करता है ना। ध्यान रखिए कि अगर हम किसी चीज़ की 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर उसी में हम अगर 5-6 यूनिट का प्रोडक्शन कर दें तो वो थोड़ा कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी गिर सकती है, लेकिन हम उसी कीमत पर 2 यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो मास प्रोडक्शन करता है। मास प्रोडक्शन उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन चूँकि सस्ता होने के कारण लोग
खरीद लेते हैं, हाँ, ये सोच करके कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके पास पूंजी कहाँ से आती है इतने बड़े बल्क में प्रोडक्शन करने के लिए। तो वहाँ का एक जो तरीका है, वो सब्सिडी देने का तरीका, वो बड़ा अलग है लोकतांत्रिक देशों से, और लोकतांत्रिक देश उसको अपना भी नहीं सकते। वास्तव में चीन ये करता है कि जो भी कंपनियां अपना सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले आती हैं, उनसे संबंधित जो कॉस्ट है, उसका जो मूल्य है, वो बैंकों के माध्यम से उसको कैश करवा देता है, बैंकों के माध्यम से उसका भुगतान करवा देता है। और जब वस्तुएं बिकती हैं तो उनका जो पैसा आता है फिर वो बाद में बैंक को पे कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें लोकतांत्रिक देशों में संभव नहीं है, क्योंकि इसके ये आप समझ सकते हैं कि जो बैंक का पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा किसी निजी कंपनी के लाभ के लिए नहीं दिया जा सकता ना लोकतांत्रिक देशों में। लेकिन चीन में इस प्रकार की जो सब्सिडी है, इसको वो एक ये अपारदर्शी सब्सिडी कहलाती है। इस प्रकार की सब्सिडी दे करके वो निश्चित रूप से अपने पूंजी की कमी को दूर करता रहा है शुरुआती दौर से। तो ये सब जो भारत में बाधाएं हैं, इन कारण से ये ध्यान रखना होगा कि हम तुरंत चीन के सामान के बहिष्कार की जो वैकल्पिक आपूर्ति है वो संभव नहीं कर सकते। तो अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अल्पकालिक उपाय क्या हो सकते हैं और दीर्घकालिक उपाय क्या हो सकते हैं। तो अल्पकालिक उपायों में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जनता जो है वो समझने की कोशिश करे कि हम उसके उत्पादों के विकल्प को धीरे धीरे अपनाएं, है ना। उसके जब हम उसका बहिष्कार करेंगे तो उसके जो रिक्ति आएगी, जो एक कमी आएगी, उस कमी को हम अपने संयम से और संकल्प से भरें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कंपनियां हैं जो ये ई कॉमर्स में लगी हुई हैं, ये पूरी जानकारी दें जिससे हमको पता चले कि कौन सा उत्पाद चीनी है, कौन सा नहीं। इसके लिए ध्यान रखना होगा आपको कि अभी 22 जून को वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने ये घोषणा कर भी दी है ना, जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ये घोषणा कर भी दी है कि हर ई कॉमर्स कंपनी को ये ज़रूरत है कि वो बताए कि कौन सा उत्पाद किस मूल देश का है। अब इसमें चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन स्वाभाविक है कि इसका इफेक्ट जो है वो चीन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। ठीक है, तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जितने भी हमको औद्योगिक क्लस्टर हैं, इनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। जिसको कि आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान जब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, उसमें एमएसएमई को लेकर के और इस प्रकार के जो छोटे उत्पादक हैं और विनिर्माण है, उसका जो परसेंटेज हमारा अभी 16% के आसपास है, उसको 25% तक बढ़ाने के लिए कोशिश करने की बात की गई है। ये पहले से किया जा चुका था, लेकिन इसे और भी फास्ट करना होगा, इसे और भी तीव्रतर करना होगा। या हम कह सकते हैं संक्षेप में कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, जो बात चल रही है कि वोकल फॉर लोकल, उसे हमें और तेज़ी से लागू करना होगा और इसको हमको धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमको पूरे राजनीतिक संकल्प से काम करना होगा और ये वास्तव में हमें जन जन तक इस भावना का प्रसार करना होगा। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं उनका डेवलपमेंट कर सकेंगे। और जितने भी स्टार्टअप हैं, एमएसई है, जो भी हमारे जो बड़े उद्योग हैं, इन सब को आपस में संयोजित करके एक कह सकते हैं इंटीग्रेटेड पॉलिसी पर काम करना होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जनभागीदारी है, पारदर्शिता है, उसके अंदर जो एक कह सकते हैं उत्तरदायित्व की जो सेंसिबिलिटी है, इसको निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ताकि वो प्रशासनिक तंत्र में जो प्रक्रियाएं हैं वो उलझे नहीं, नीतिगत समस्याएं नहीं आए, है ना। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो ये वोट बैंक की राजनीति होती है, जाति के आधार पर राजनीति होती है, जो ये सांप्रदायिक राजनीति होती है, इसको कुछ समय के लिए हमें दरकिनार करके और राष्ट्रीय चरित्र की भावना से काम करना होगा। ये मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे सबकी भूमिकाएं हैं, है ना, राजनेताओं की भी भूमिका है, नौकरशाहों की भी भूमिका है, उद्योगपतियों की भी भूमिका है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? नागरिक की, आम उपभोक्ता की, हम सभी, आप जैसे सभी नागरिकों की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि यही वो भूमिका है जिसके माध्यम से, है ना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के हम साफ साफ उसके चीज़ों का बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि जो भारत के साथ चीन का व्यापार है, वो चीन के पूरे व्यापार का मात्र 3% है। तो इसलिए मात्रात्मक रूप से हम उसके ऊपर कितना प्रभाव डालेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुणात्मक रूप से, नैतिक रूप से और एक जो कह सकते हैं ना कि पब्लिक ओपिनियन का जो एक निर्माण होगा, उसका इफेक्ट निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। विशेष रूप से तब
जबकि कोरोना वायरस की में जो फैलाने की जो संदिग्ध भूमिका है चीन की, इसको लेकर के जो पूरी दुनिया है वो ही एक आशंकाग्रस्त है और वो सभी संदेह की निगाहों से चीन को देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस अवसर का जो लाभ है वो भारतीय नागरिक, भारतीय सरकार और पूरी इकोनॉमिक जो सेक्टर है वो ले करके, और कल हम पूरी दुनिया के लिए चीन का विकल्प बन करके उभर सकते हैं और दुनिया की जो वैकल्पिक फैक्ट्री की जो भूमिका है उसमें भारत आ सकता है। ठीक है ना। तो इस आशा के साथ कि ये सारी संभावनाएं हमारी यथार्थ के धरातल पर उतरेंगी। धन्यवाद। और साथ में आप लोग इसको शेयर करिए और कोशिश करिए कि जो भी हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो आप मैक्सिमम मतलब आप शेयर करिए और शेयर करने के बाद उसके साथ आप लाभ उठाइए। थैंक यू।